नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। चलिए क्वेश्चन है कि हृदय में उत्पन्न लवलव ध्वनि जो होता है किस यंत्र से सुना जाता है। वो होता है आपका स्टेथोस्कोप्स। हृदय की धड़कन मापा जाता है। आगे है कि रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है। द्विगुण परिवहन कहलाता है, यानी कि डबल सर्कुलेशन। आगे चलते हैं। आगे मानव शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र पूरा होने पर रक्त हृदय से होकर के कितना बार गुजरता है। 2 बार गुजरता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे हृदय के एक धड़कन में शामिल होता है एक सिस्टोलिक तथा एक डायसिस्टोलिक। आंसर हो जाएगा आपका एक। आगे है सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला 120, डायसिस्टोलिक होता है नीचे वाला 80। आगे चलते हैं। 120 और 80 होता है। मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग जो होता है हृदय होता है। आंसर हो जाएगा ये। आगे है पेस मेकर को कहते हैं हम SA नोड बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ये। हृदय मतलब मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, यानी कि SA नोड द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, AB नोड द्वारा, यानी कि सभी के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। पेस मेकर तंत्र में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, SA नोड, AB नोड, हृदय हिज का बंडल, पुरकिंजे तंतु और ये सभी हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे आपके ई। आगे चलते हैं। इनमें से सभी। आगे है कि SA नोड है तंत्रिका उत्तक। आंसर हो जाएगा सी। आगे हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने हेतु SA नोड में उत्पन्न विद्युतीय तरंग किस पथ से आगे बढ़ती है। AB नोड, पहले AB नोड और फिर AB नोड से हो जाता है बंडल ऑफ हीज, मतलब हीज, फिर हो जाएगा परकिंज फिबरल्स। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेसमेकर तंत्र के नियंत्रण हेतु ऐसे नोड पर सीमोथेटिक और वैगस नामक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जुटे होते हैं। और सही है। आगे सिम्थेटिक तंतु हृदय गति को बढ़ाता है, ये भी सही है। गैस तंतु हृदय गति को घटाता है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। अब आगे निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। जैसे कि संपूर्ण हृदय एक साथ ना हो तो ना तो फैलता है ना ही सिकुड़ता है, यही गलत है। बाकी मतलब कौन सा एक सही है, यही सही है, बाकी बात सभी गलत है। आगे हृदय में स्थित विभिन्न कपाट जैसे कि रुधिर के बाहर में नियंत्रण करते हैं। आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुधिर का पीएच मान कम होने से हृदय की गति बढ़ती है, सही है। और रुधिर का पीएच मान अधिक होने से हृदय की गति कम हो जाती है, ये भी सही है, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। आगे है सिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है। शरीर से, सिरा द्वारा शरीर से सभी अंगों से हृदय की ओर। ठीक। आगे चलते हैं। सिरा क्या करता है, अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। और धमनी क्या करता है, शुद्ध मतलब रक्त को क्या करता है, आपको हृदय से संपूर्ण शरीर की ओर ले जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है धमनियों में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है, वही ना, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर। आंसर हो जाएगा बी। आगे है कोरोनरी, कहता है कोरोनरी वाहिनियाँ कहाँ कहाँ रक्त प्रवाहित करती है, हृदय के दीवार के अंदर ही। आंसर हो जाएगा आपका सी। पोर्टल वाहिनियाँ कहाँ रक्त प्रवाहित करती है, एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं हो। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। हृदय की क्रिया संचालित होती है हार्मोन द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा, या एक स्वचालित अंग है। आंसर हो जाएगा डी। इनमें कौन सी रुधिर वाहिनियों द्वारा ऑक्सीजन कीर्त रक्त ले जाया जाता है, और ओटा के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। फेफड़ा से शुद्ध रक्त ला करके फुफ्फुस सिरा खुलती है कहाँ, बायां अलिंद में। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, उसके बारे में बताना है। सिराएं से होकर के अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, सही है। सिरा का दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है, सही है। सिराओं में रक्त को वापस लौटने से बचने के लिए जगह जगह बल्ब लगे होते हैं, सही है। बाकी बात सिराओं में रक्त का दबाव जो होता है धमनी की अपेक्षा अधिक होता है, ये गलत है। अब आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धमनियों में फुफ्फुस धमनी अपवाद हैं जो कि शुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा की ओर ले जाता है, सही है। सिराओं में फुफ्फुस सिरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जा लगती है, ये भी सही है। आगे है हृदय में डव की ध्वनि उत्पन्न होती है सेमिलूनर वाल्व के बंद होने से। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है कोरोनरी धमनी के द्वारा, कोरोनरी धमनी के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी।
फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है दायां नीले में। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है दायां नीले में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। किस रक्त नलियों की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है? आंसर हो जाएगा आपका ये धमनी में। यकृत वाहिका तंत्र द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन सर्वप्रथम पहुंचता है यकृत में। आंसर हो जाएगा बी। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? पंप की मात्रा होता है आपका सिर्फ 70 ml। आंसर हो जाएगा सी। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथा कि पल्मोनरी शिरा शुद्ध मतलब अशुद्ध रक्त को दाहिने नीले से फेफड़ा में पहुंचाता है, गलत है। पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त को फेफड़ा से बाएं अलिंद में पहुंचाता है, ये भी गलत है। आंसर दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। धमनियों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। एक्सटर्ना। आंसर हो जाएगा आपका सी। रक्त तथा लसिका किस प्रकार की उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है 7%। अगर एक वयस्क मनुष्य में औसत कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। आंसर हो जाएगा बी। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। आंसर हो जाएगा आपका ए। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आंसर हो जाएगा बी। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब होता है 55%। आंसर हो जाएगा आपका सी। सीरम कहलाता है प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित हो। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक है। आंसर हो जाएगा ए। रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं जल। आंसर हो जाएगा ए। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? 90% से अधिक। आंसर हो जाएगा सी। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 7%। आंसर हो जाएगा बी। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? एल्बुमिन, ग्लाइकोमीन तथा फाइब्रिनोजेन। आंसर हो जाएगा डी। आगे है। रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? सीरम। आंसर हो जाएगा बी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिमिन तथा एल्बुमिन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। सही है। फाइब्रिनोजेन का उपयोग रक्त को थक्का बनाने में तथा ग्लोबिमिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में उपयोगी होता है। सही है। एल्बुमिन का उपयोग परासरणीय संतुलन बनाए रखने में होता है। ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है। रक्त को थक्का बनाने में किस प्रोटीन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फाइब्रिनोजेन का। आंसर हो जाएगा आपका सी। मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु होता है? तो रुधिराणु होता है, आप देख लीजिए, लगभग 40 से 45%। हाँ, आंसर बी हो जाएगा 40 से 45%। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अन्य सभी कणिकाओं की संख्या से अधिक होती है। सही है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल अन्य सभी रुधिर कणिकाओं के जीवन काल से अधिक होता है। सही है। 20 से 120 दिन का होता है। अब आ गया लौहयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन केवल लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। ये भी सही है। ऊंचाई पर जाने पर रक्तस्राव की स्थिति में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। ये गलत है, बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा डी। आगे है कि एक केंद्रक विहीन रुधिर कोशिका है, यानी कि आरबीसी तथा प्लेटलेट्स। केंद्रक विहीन रुधिर का कौन है? आरबीसी तथा प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी है। आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और सी। आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन कहलाता है 20 से 120 दिन है, ये है, यानी कि 120 दिन तक। कहता है कि उच्च उन्नतांश या अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स या सेल की संख्या के तो बढ़ जाती है। आगे रक्त में लाल रंग के किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आंसर हो जाएगा बी। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, आयरन। आंसर हो जाएगा ये। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। आंसर हो जाएगा सी। लाल रक्त कण का मुख्य काम क्या है? शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तब प्रतिक्रिया कौन सा आरंभ करता है? डब्ल्यूबीसी, उसको मतलब व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पल। रुधिर को थक्का बनाने में भाग लेता है प्लेटलेट्स। आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक होती है?
न्यूट्रोफिल्स, आंसर हो जाएगा डी। श्वेत रुधिर कणिकाओं में कौन सी किस्म सबसे कम होता है? बी, बेसोफिल्स, आंसर हो जाएगा बी। आगे कौन से श्वेत रक्त कण जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव का भक्षण करता है? WBC यानी कि न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे कौन सा श्वेत रक्त कण एंटीबॉडी बना करके रोगाणुओं को नष्ट करता है? लिम्फोसाइट, आंसर हो जाएगा डी, WBC। आगे एलर्जी युक्त प्रक्रिया में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है? एसिडोफिलिक, किसकी? एसिडोफिलिक, आंसर हो जाएगा बी। हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक होता है? RBC का, आंसर हो जाएगा ए। कहता है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रतिशत होता है 100 ml रक्त में होना चाहिए कितना? 14 यानी 14 ग्राम होना चाहिए, 14.5 ग्राम। अब आगे चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए 12 से 16 ग्राम, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे है रक्त में किस कोशिका की संख्या सबसे कम होता है? तो WBC, आंसर हो जाएगा बी। आगे श्वेत रक्त कण की कौन सी किस्म हिस्टामिन, सीरोटिन व हिपेरिन का स्राव करती है? बेसोफिल, आंसर हो जाएगा सी। किस शारीरिक प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। कौन एक विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, आंसर हो जाएगा डी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 36.9 डिग्री या 37 डिग्री, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। मानव रुधिर के काम क्या है? मानव रुधिर का काम है कि O2 तथा CO2 का अवशिष्टों का परिवहन करना तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करना तथा संक्रमण से लड़ना यानी संक्रमण से बचाना है, आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। अब आगे कहता है कि इसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका के द्वारा, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे लाल रक्त कण यानी कि RBC किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेट्स किस नाम से जानी जाती है? थ्रोम्बोसिटीज यानी कि थ्रोम्बोसिटीज, आगे हो आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? जन्मे करते हैं हिपेरिन के कारण, आंसर हो जाएगा रक्त किसके कारण जमता है? हिपेरिन के कारण। और क्या होता है कि फाइब्रिन जो होता है जमने से रोकता है। आगे चलते हैं। आंसर है आपका है जोंक में कौन सा थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है? हीरोडीन, आंसर हो जाएगा बी। कौन? हीरोडीन। रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, आंसर हो जाएगा बी। आगे मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, आंसर सी। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, आंसर हो जाएगा डी, नष्ट प्लीहे में होता है। अब आगे है कि किसको RBC का कब्रिस्तान या कब्र कहा जाता है? प्लीहा को, आंसर हो जाएगा सी। समान आगे क्वेश्चन है आपका 181 से। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय होता है मतलब 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट तक जमने का समय होता है। आगे है समान मनुष्य। आगे है मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? थ्रोम्बोप्लेट थ्रोम्बोप्लेस्टिन, आंसर हो जाएगा सी। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है? थ्रोम्बिन के द्वारा, आंसर हो जाएगा बी। कहता है न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है? उत्पत्ति कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा में, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन या रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है या इसके बारे में पता करना है। तो यह जो है रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लोहयुक्त यौगिक है, ये नहीं होना चाहिए, चलिए ये भी सही है। अब आगे है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षात्मक प्रदान करती है, ये नई बात है, गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन, सही है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम भी होता है, लेकिन कॉपर नहीं होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो करते हैं 5 प्रकार का होता है। रक्त बिंबाणु के संबंध में क्या सही है? मतलब उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, यही सही है, आंसर हो जाएगा ए। आगे है आपका कहता है कि किस रक्त
कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, WBC। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, आंसर हो जाएगा C। रक्त स्कंदन मतलब रक्त के बहाव में, रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं, मतलब स्कंदन सहायक होते हैं आपका, स्कंदन मतलब क्लोटिंग ऑफ ब्लड में होते सहायक आपका जमने में, तो होता है आपका रक्त बिंबाणु, प्रोथ्रम्बिन, विटामिन के और कैल्शियम आयन, ये सभी। अब आंसर आगे है आपका मतलब गति प्रेरक का संबंध है हृदय से, आंसर हो जाएगा आपका D। पेसमेकर का काम है हृदय की धड़कन को जांचना, प्रारंभ करना, आंसर हो जाएगा आपका C। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा A। आगे है आगे है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो होता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होना चाहिए, यहाँ देने हैं सभी, फेफड़ा, किडनी और यकृत। यानी कि रक्त का शुद्धिकरण जो होता है आपका फेफड़ा में होता है, और ऑक्सीजन का शुद्धिकरण कहाँ होता है, नहीं, रक्त का शुद्धिकरण होता है आपका किडनी में, और रक्त का किडनी में, और ऑक्सीजन फेफड़ा में होता है। चलिए आगे है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 mg। मनुष्य में सामान्यतः निरमन के दौरान होता है, निरमन के दौरान रुधिर शर्करा का प्रति स्तर 100 ml रुधिर में कितना होता है, 80 या 100 mg। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त में ग्लूकोज की समान मात्रा 80 से 120 mg प्रति ml रहता है, सही है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की समान मात्रा 150 से 200 प्रति ml रहता है, सही है, 150 से 200 प्रति ml रहता है, सही है। रक्त में यूरिया की मात्रा 18 से 38 mg प्रति 100 ml होता है, ये भी सही है। अब आगे है आपका सामान्यतः रक्त स्राव के कितने समय बाद रक्त का थक्का बनता है, 5 से 10 मिनट बाद, आंसर हो जाएगा B। 200वां क्वेश्चन है 200 नंबर के, रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, लोहा। बस आज यहीं तक।